आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर वेदांत दर्शन के तहत राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, राज्य के बारे में, शासकों के बारे में देखने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य की क्या अवधारणा आई है, शासकों का क्या कर्तव्य है, विदेश नीति का क्या मामला है। वेदांत दर्शन में 108 उपनिषद अभी जैसे उपलब्ध हैं तो उसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा की ही विचारधारा नहीं मिलती है, बल्कि राज्य के पूरे स्वरूप के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। तो उसको आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास किया जाएगा। अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें भारत सरकार की जो नीति थी वो वेदांत दर्शन के अनुकूल है कि नहीं, भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चरित्र क्या है, वेदांत दर्शन के हिसाब से है उनका चरित्र है कि नहीं, इसको देखने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वेदांत दर्शन में चिंतन की बहुत व्यापकता देखने को मिलती है, तो उसको समझेंगे तभी कोई बात हम उसका एक मूल्यांकन के संदर्भ में, यानी हम उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक मूल्य चल रहे हैं क्या वो वेदांत दर्शन के हिसाब से हैं। तो ये देखने का इस वीडियो में प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो राज्य की अवधारणा है, तो राज्य के बारे में, क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक प्रक्रिया थी, हालांकि गणराज्य भी भारत में थे, तो राज्य के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो सारी चीज़ें उस रूप में वर्णित नहीं हो सकती हैं, लेकिन किसी एक संकेत के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और बहुत सारी बातें निकलती हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है, तो दो संदर्भ में ये विचारधारा आएगी। वसुधा के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि जो पूरा विश्व है एक परिवार की तरह है, तो दो लोगों के संदर्भ में ये विचारधारा आ रही है। यानी भेदभाव के आधार पर नागरिकों के बीच जो निवासी हैं वो अपना एक सही दृष्टिकोण विकसित करें। उनको बता दिया गया है कि इस पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं सबको समान समझना होगा। अब जब हम सबको समान समझते हैं तो भेदभाव की कोई भावना नहीं होगी, क्योंकि वेदांत दर्शन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि सब कुछ उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आत्मा को भी जो व्यक्तिगत रूप में माना जाता है तो आत्मा ब्रह्म ही कहने का अर्थ ये है, ये शरीर मायाजन्य है। क्योंकि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ये बात आई है कि माया के माध्यम से पूरा संसार बना है। तो ऐसे में नागरिकों को बता दिया गया कि नागरिक भेदभाव की दृष्टि न रखें, बल्कि पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, उनको सबको जैसे परिवार में सारे सदस्य होते हैं उसी तरीके से देखें। तो एक नागरिकों को एक संदेश दे दिया गया कि भेद दृष्टि समाप्त कर दें, क्योंकि ये भेद दृष्टि अगर रहेगी तो ये मोक्ष की प्राप्ति में बाधा बन जाएगी। क्योंकि मोक्ष की प्रक्रिया तभी मिलेगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण तब शुद्ध होगा जब किसी प्रकार का भेद अज्ञान, क्योंकि भेद अज्ञान को ही पैदा करता है। अगर हम जाति के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, जैसे अब बहुत सारे देश तो पृथ्वी पे रहेंगे, राज्य रहेंगे, तो अगर हम समानता का दृष्टिकोण हमारे अंदर नहीं होगा तो हम समग्र रूप से उस सत्ता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में बाधा पैदा होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो नैतिकता को रखना पड़ेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम में तो नागरिकों को बता दिया गया कि वो सबको समान माने, पूरे विश्व को परिवार के तौर पे देखें। और राज्य को भी बता दिया गया है कि राज्य भी, यानी भारत के संदर्भ में भारत का एक संदेश है पूरे विश्व को। अगर लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो संदेश एकदम स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। ये तो मानने न मानने के ऊपर होता है, संदेश लेकिन है। बता दिया गया कि जितने भी राज्य हैं वो पूरे विश्व में, यानी पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सबको समान समझें। और भारत के संदर्भ में भारत सरकार को वर्तमान में तो ये स्पष्ट निर्देश है कि तटस्थता की नीति, गुटनिरपेक्षता की जो नीति भारत में अपनाई गई वो इसी आधार पर, इसी नीति पर, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर ही थी। जब पूरे विश्व को ही परिवार बता दिया गया तो फिर किसी गुट में भारत कैसे जा सकता है। किसी समूह में, पश्चिमी देशों में जो दो ग्रुप, एक सोवियत संघ के आधार पर और अमेरिका के आधार पर गुटबंदी शीत युद्ध चल रहा था, तो उसमें भारत ने अपने को अलग कर लिया। किसी गुट की तरफ भारत ने अपना झुकाव प्रदर्शित नहीं किया। तो किस आधार पर? इसके पीछे यही मूल्य काम कर रहे थे वेदांत दर्शन के, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा काम कर रही थी। अभी आइए वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने एक बड़ा नेतृत्व किया, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह उपलब्ध कराया। कश्मीर के मामले पे भी ईरान भारत के पक्ष में ही रहा, और हम कह सकते हैं कि पेट्रोल देने में भी भारतीय रुपए को भी ग्रहण किया ईरान ने। तो ईरान की जो नीति है, क्योंकि ईरान को भी पता है, वहाँ के शासक भी जानते हैं कि भारत से बहुत प्राचीन काल से संबंध रहा है, तो ऐसे में ईरान भारत के प्रति हमेशा नम्र रहा है।
और उसने अपना एक बंदरगाह चाबहार भी भारत को दिया ताकि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भारत को मार्ग नहीं मिल रहा था, तो ईरान ने भारत की सुविधा के लिए उपलब्धता करा दी। लेकिन अभी देखने में आया है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का झुकाव, क्योंकि हथियारों की खरीद जो होती है तो इजराइल से भी हथियार लिए जा रहे थे बड़े पैमाने पर, और अमेरिका से तो भारत लेते ही है, और भारत सबसे बड़ा एक कह सका हथियारों को आयात करने वाला देश भी है। तो ऐसे में ये युद्ध हुआ भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, तो भारत की जो तटस्थता की जो नीति है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो एक भावना थी, कहीं ना कहीं वो अभी कहीं ना कहीं विकृत हो रही है धीरे धीरे। अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाई पड़ रहा है क्योंकि चीन बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। तो ऐसे में भारत के अंदर भौतिक समृद्धि उस स्तर पर डेवलप नहीं हो पाई है जिस स्तर पर चीन के ने विकास किया है। हर मामले में आप देखें, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला हो, किसी भी लेकर सॉफ्टवेयर को छोड़ दिया जाए तो चीन ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति किया। इसीलिए चीन जो है अमेरिका के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है, और चीन प्रयास कर रहा है कि भारत को पड़ोसी देशों से पूरी तरीके से रहित कर दिया जाए। यानी अपने संबंध चीन जो है वो भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे करते जा रहा है, और जो भी भारत के लिए हम कहते हैं व्यापार करने के लिए जो भी सुविधाएं उनको हस्तगत करने का प्रयास है, मतलब उसको छीन लेने की प्रवृत्ति चीन के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में चाबहार जो बंदरगाह है, अभी जो युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं ईरान को इस चीज़ की शिकायत है कि भारत ने उस स्तर पर जा करके ईरान का पक्ष नहीं लिया और इसकी खुल करके आलोचना नहीं किया, ना तो अमेरिका की आलोचना किया और ना ही इजराइल की आलोचना किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्द उनके दिल में है, लेकिन वो भी उसको प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन इस युद्ध के दौरान चीन ने ईरान की बहुत मदद की है। कहने का अर्थ वहाँ पर बहुत सारे विमान आपूर्ति के भेजे, लगातार पेट्रोल भी लेने का काम चीन के द्वारा ही किया जाता है ईरान से, तो बहुत आर्थिक मदद की जा रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि अमेरिका जैसा एक देश, उसके बहुत सारे आदेशों को, निर्देशों को अस्वीकार करते हुए चीन लगातार पेट्रोल खरीदता रहा है, और भारत ने तो कहीं ना कहीं रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, और वर्तमान में तो अमेरिका से तेल लिया जा रहा है, हालांकि काफ़ी महंगे में वो तेल मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार की नीति जो है वो कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन की जो नीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा विकार देखने में अभी पड़ा है, और विद्वान इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते रहे, इसलिए समर्थन भारत सरकार को करना चाहिए था। आगे जाकर के बहुत सारे विद्वानों को यह भी मत है कि जिस प्रकार से चीन ने सहायता किया है ईरान की और भारत सरकार की चुप्पी रही, तो इसमें चाबहार बंदरगाह के ऊपर संकट के तौर पर भी विद्वान देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चीन को वो बंदरगाह दे दिया जाए तो भारत के लिए आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो वेदांत दर्शन के हिसाब से भारत सरकार की जो नीति है उसमें मानी बात है कि कोई भी देश होगा उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक समय भारत का वो भी था जब भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चल रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था मजबूती के साथ, लेकिन फिर परिवर्तन हुआ भी। वर्तमान में आगे जा करके हो सकता हो भारत सरकार फिर इसी नीति पर, वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है जो कि विदेश नीति में भी आपको दिखाई पड़ेगी, हो सकता है उसका अनुपालन किया जाए, क्योंकि सरकारों को सत्ता हस्तांतरित जनता के द्वारा की जाती है। ये कोई लिखा हुआ है नहीं कि लगातार जो है कांग्रेस सरकार चलेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। भारत में सत्ता का हस्तांतरण जनता के माध्यम से होगा। जनता जब चाहे, जिसको चाहे वो उसको सत्ता देती रहेगी और सत्ता लेती भी रहेगी। ये भारत के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेदांत दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत सरकार की जो चुप्पी थी वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो वेदांत दर्शन की उसके हिसाब से नहीं है। अब भारत सरकार के जो नीति निर्धारक हैं, विदेश नीति बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो भी फैसला करेंगे सब सही हो जाएगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सारे ऐसे नीति निर्धारक रहे हैं, बड़े बड़े शासक रहे हैं जिनसे गलती हुई है और राज्य का भी विनाश हो गया। आप इतिहास के अंदर जाके देखें, मध्यकाल के अंदर, मुगल काल के अंदर शासकों ने बहुत अत्याचार किया, उसका दुष्परिणाम को दिखाई पड़ा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है ये कोई लिखित नहीं कि जो सरकार चल रही है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके माध्यम से सही विदेश नीति का निर्धारण किया जाएगा, या जो विदेश नीति को बनाने वाले हैं वो सही फैसला करेंगे। गलत फैसला भी हो जाता है क्योंकि दूसरे जो विपक्षी विद्वान होते हैं वो आलोचना करते हैं, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है वो भारत सरकार के बारे में या भारत की संस्कृति में जो भारत के लोग सत्ता पर हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि पूरे विश्व को परिवार के तौर पे माने और अपनी नीति इस प्रकार से निर्धारित करें कि जो भारत पे हमला करेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा। लेकिन हम किसी भी गुट में, किसी भी पक्ष में, चाहे वो कितना शक्तिशाली देश हो, हमारी नीति उस पक्ष में नहीं रहेगी। जो न्याय की बात होगी, इंसाफ की जो बात होगी, भारत सरकार का फैसला वही होगा, भारत के लोगों का निर्णय उसी तरफ होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत में राजनीति चलेगी। ये वेदांत दर्शन में बता दिया गया है, क्योंकि धर्म ही सत्ता का मूल आधार है। धर्म को स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है। धर्म का मतलब एक व्यवस्था को, एक ऑर्डर को स्थापित करना, नैतिकता को स्थापित करना, लोक कल्याण को स्थापित करना, निष्पक्षता को स्थापित करना, न्याय को स्थापित करना, समानता को स्थापित करना, सबके लिए भौतिक समृद्धि का आधार सुनिश्चित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करना।
ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। कहने का अर्थ है तो राज्य की जो अवधारणा है ये एक छोटा सा शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अगर इसकी व्याख्या की जाएगी तो नागरिकों के संदर्भ में भी और जो सत्ता भारत में रहेगी उसकी नीति के संदर्भ में भी एकदम स्पष्ट निर्देश है कि भारत सरकार अपने को इतना शक्तिशाली बनाए, अपने को इतना मतलब शक्ति अर्जित करनी चाहिए ताकि कोई भी शक्तिशाली देश अपनी शक्ति के आधार पर भारत सरकार को झुका ना पाए। अक्सर ऐसा देखने में तभी आता है, सरकारें तब झुक जाती हैं जब उनको लगता है कि हमारा अहित हो सकता है, सरकार का अहित हो सकता है। और जैसे वर्तमान में अमेरिका की जो पॉलिसी चल रही है, जो शक्ति एक अर्जित की गई है, तो उसके आधार पर भारत के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है अमेरिका को निर्मित करने में। बहुत हम कह सकते हैं भारत के जो भी एक बुद्धि संपन्न लोग होते हैं सब अमेरिका में चले जाते हैं। यहाँ पर IIT के जितने भी स्कॉलर होते हैं सब चले जाते हैं वहाँ अमेरिका में, सेवा देते हैं, उनको सारी प्रतिष्ठा सुविधा सब मिलती है और उससे अमेरिका की समृद्धि हो रही है, वहाँ तकनीक का विकास हो रहा है, लेकिन भारत को कुछ मिल नहीं पा रहा है। जो पैसा वहाँ से भेजा जाता है भारत को वही मिल पाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के लोगों का भी अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका लाभ भारत को कहाँ से मिल पाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है, ये बता रहा है कि भारत सरकार को अपने को शक्तिशाली बनाना है। और अपने को शक्तिशाली कैसे बनाया जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पूरा विश्व ही परिवार है तभी साकार रूप ले सकती है। जब आप सबल हो, जब आप निर्बल हैं तो फिर डर तो मानी बात है कि हावी होगा, क्योंकि सत्ता को ही बचाना है तो ऐसे में झुकना पड़ जाएगा। तो इसलिए निर्देश एकदम स्पष्ट है कि भारत सरकार शक्तिशाली होगी और ये शक्ति तब अर्जित की जाएगी जब भारत के अंदर जितने भी घटक हैं, यानी जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता है, जिन क्षेत्रों से भी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, जिस आधार पर भी जो भी व्यापारिक क्रियाकलाप लघु उद्योग से लेकर के बड़े उद्योगों तक हैं, उसकी नीति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। यानी आंतरिक नीति स्पष्ट होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा। व्यापारिक गतिविधियां तब बढ़ती हैं जब एक स्पष्ट नीति होती है और त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए, ढांचागत विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी एकदम सही व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की एकदम सिचुएशन सही होनी चाहिए। राज्य इस आधार पर नीति निर्धारित करे कि किसी आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। कहने का है कि समाज, जब तक समाज के अंदर शांति स्थापित नहीं हो सकती तब तक जो है वो आर्थिक गतिविधि नहीं शुरू होगी, क्योंकि बाहर से निवेश तब आएगा जब देश के अंदर सुरक्षा होगी, शांति होगी। क्योंकि बाहर के लोग भी जब पैसा निवेश करेंगे तो पूरा रिसर्च करा लेते हैं। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है भारत एक शक्तिशाली बने। भारत शक्तिशाली बनेगा तभी वो इस नीति का पालन कर पाएगा, तभी वो पूरे विश्व को परिवार के तौर पे देख पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाध्यता होगी, और फिर बाध्यता के आधार पर, मजबूरी के आधार पर झुकना पड़ता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र का मामला होता है तो शासक अधिकतर झुक जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में देखना, मतलब इसको देखना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि शब्द एक रहता है लेकिन उसकी व्याख्या बहुत व्यापक हो जाती है। तो बता दिया गया है कि राज्य जो है वो धर्म को स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य की नीति जो कुछ भी चलेगी वो धर्म के आधार पर ही होगी। धर्म का मतलब सबके लिए कल्याण निश्चित करना। यहाँ कोई विशेष जाति विशेष या किसी समूह विशेष का धर्म नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है कि जितने भी लोग रहेंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की मतलब ही है जब पूरे विश्व को परिवार कहा जा रहा है तो भारत के अंदर जितने धार्मिक समूह हैं, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रजाति, नस्ली जितने भी समूह हैं, सबके लिए समान नीति होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और इसको जब तक कठोरता से लागू नहीं किया जाएगा, वेदांत दर्शन की जो अवधारणा है इसका जो पूरा फल हम कह सकते हैं कि एक शक्ति तौर पर मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। मिलता तभी है जब उसको लागू किया जाता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी विचारधारा नहीं है। इसको लागू करने के बाद भारत पूरी तरह से शक्तिशाली होगा, और जब भारत शक्तिशाली होगा तभी वो धर्म को, हम कह सकते हैं जो न्याय है, निष्पक्षता है, उसको वो पूरे विश्व में आरोपित कर सकता है, स्थापित कर सकता है, दूसरों को दिशा निर्देश दे सकता है कि भारत सरकार जो होगी वो न्याय की तरफ रहती है। कोई शक्तिशाली देश होगा, अगर किसी पर अत्याचार किया जा रहा है तो भारत सरकार द्वारा जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसकी सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि परिवार का मतलब ही यही होता है। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह देखें, ये जो भौतिक समृद्धि की बात आती है, तो भौतिक समृद्धि का मतलब क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी, यानी राज्य सरकार इस प्रकार से अपनी नीति निर्धारित करेगी कि जो भौतिक समृद्धि होती वो भी अर्जित हो और लोगों के अंदर नैतिकता का विकास हो। कहने का अर्थ है कि कर्तव्य, नैतिकता, ये सारी बातें कैसे होंगी? अगर लोग कमज़ोर हैं, जिनके लोगों के पास संपन्न नहीं है, गरीबी है, तो भौतिक समृद्धि अगर असमान होगी, कुछ लोग समृद्ध हो जाएंगे बाकी नहीं होंगे, तो फिर नैतिक पतन हो जाता है। मानी इस बात है, उसके अंदर बहुत सारी फिर उस देश के अंदर सामाजिक समस्याएँ पैदा हो जाएंगी, यानी अनैतिक कर्म होने लगेंगे, चोरी होने लगेगी, भ्रष्टाचार जो है बढ़ने लगेगा, क्योंकि धन को अर्जित करने का प्रयास वर्तमान में जैसा शहरीकरण चल रहा है और धन की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें भ्रष्टाचार तो बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए भौतिक समृद्धि, यानी भौतिक समृद्धि को अर्जित करना
राज्य का कर्तव्य है और उसका सही वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि लोगों का सही वितरण हो सके, लोग समान रूप से सुखी रह सकें। इसका ध्यान राज्य को करना पड़ेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो राज्य की आगे जाकर के क्षति हो सकती है, क्योंकि असमान विकास जब होता है, असंतुलित विकास तो होता है, तो जो राष्ट्र संतुलित विकास कर लेते हैं, अगर वो अत्याचार करने पे आ गए तो किसी दूसरे देश पर बलपूर्वक हावी होने का प्रयास करते हैं। यही इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहास से सबक लेना चाहिए। तो बताया जाएगा कि भौतिक समृद्धि भी राज्य को करनी होगी और नैतिक आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देना होगा, और ये बढ़ावा राज्य अपने स्तर पर तो प्रयास करे ही करेगा। लोग खुद ब खुद, जब लोगों के अंदर संपन्नता होती है तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार की ऐसी पॉलिसी होगी कि जहाँ पर अनैतिक होने पर दंड मिल सकता है और पूरा ढांचा एकदम निष्पक्ष है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कहीं से मिलावट हो रही है तो दंड दिया जा रहा है। दवे के स्तर पर जितनी भी औषधियाँ, वहाँ कोई मिलावट नहीं मिल रही है, यानी सारा ढांचा एकदम सही, नागरिक पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो ये कैसे प्रयास होगा? वो तब होगा जो संदेश दिया गया उसको चरितार्थ किया जाए, उसमें लगा जाए। इसके लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाने की आवश्यकता है। अब आत्मज्ञान की बात आ रही है तो वेदांत दर्शन में बता दिया गया है कि जो आत्मज्ञान होता है तो आत्मा के आधार पर क्या है, समानता सब में स्थापित है, भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जो वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है वो उसी आधार पर है। जो व्यक्तिगत आत्मा की बात आ रही है तो आत्मा तो परमात्मा का ही एक रूप है, परमात्मा से अलग कहाँ है आत्मा। इस आधार पर सारे लोग बराबर हैं, तो राज्य की नीति भी बराबर होनी चाहिए। जो भी नीति बनाई जा रही है विकास में, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखने का प्रयास करें कि वर्तमान में भारत में जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र की सरकार चल रही है वो किस आधार पर है, उसका मूल्यांकन वेदांत दर्शन की शिक्षा के हिसाब से करना ये नागरिकों का दायित्व भी है। देखना चाहिए क्या सरकार उस रास्ते पर चल रही है। ये ज़रूरी नहीं कि उस रास्ते पर चले। शासक के बारे में क्या आ रहा है वेदांत दर्शन में? शासकों के बारे में बताया, शासक धर्मराज होते हैं। अब आप समझ लें, झूठ बोलने का कोई भी मामला किसी भी शासक के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि धर्मराज का मतलब ही क्या होता है। तो इस आधार पर अगर देखें तो शासकों के लिए बताया जा रहा है कि शासक धर्मराज होते हैं। ऐसे में उनका निष्पक्ष होना एक अनिवार्यता है। न्याय को सुनिश्चित करना होगा, सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। देश के अंदर कहीं भी किसी भी समूह के ऊपर हमला होता है या कहीं दंगा होता है तो जो शासक हैं वहाँ जाएंगे, अपने सुनिश्चित करेंगे। लोगों का अगर कहीं अहित हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है तो उनकी उपस्थिति वहाँ पर होगी। तो देख लेना चाहिए कि शासक क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका आचरण है। तो शासकों के बारे में भी बता दिया गया है कि शासक धर्मराज होते हैं, सबकी सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। देश का नेतृत्व करते हैं, जो पार्टी है वो नेतृत्व करती है, तो उस पार्टी की नीतियों को भी देख लेना चाहिए। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां तो किस आधार पर चल रही हैं। बहुत सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति चलती है, धर्म के आधार पर राजनीति वर्तमान में चल रही है, जाति के आधार पर राजनीति चल रही है। तो ये वेदांत दर्शन की शिक्षा के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन की शिक्षा आत्मज्ञान पर आधारित है, न कि भेदभाव के आधार पर। तो देखें, आत्मा के बारे में बता देंगे कि सभी समान है, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म ही है, तो ऐसे में सभी समान हो जाते हैं। और वेदांत दर्शन के हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से तो ये शरीर मायाजन्य है। अब राजनीतिक पार्टियों को देखें तो राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में भारत में सांप्रदायिक राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारत के अंदर ऐसा एक चरित्र दिखाई पड़ता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि अलग अलग धार्मिक समूह भारत के अंदर रहते हैं। तो ये प्रयास किया जाता है। तो ये प्रयास वेदांत दर्शन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन में मान लिया गया है कि आत्मा के बारे में तो ये शरीर तो मायाजन्य है, तो आत्मा के स्तर पर तो सभी समान है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो ऐसे में हम भेदभाव किस आधार पर करेंगे? तो राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ को, अपने हितों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं कि उनका हित हो सके, और ऐसे में वो देश के हित की उपेक्षा कर रही हैं। एक समग्र जो हित होता है लोगों का, उसकी उपेक्षा की जा रही है। और वेदांत दर्शन में इस प्रकार की विचारधारा को अज्ञान जनित बताया जाता है। माया के आधार पर खुद को संचालित करना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वेदांत दर्शन को पढ़ें, ध्यान में देखें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है, क्योंकि छोटे से संदेश में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नागरिकों के लिए है, क्योंकि वेदांत दर्शन की जो शिक्षा 108 उपनिषद हैं उसमें समग्र पूरे कल्याण की दृष्टि से विचार किया गया। सिर्फ आत्मा परमात्मा की विचारधारा नहीं है, बल्कि जो एक समाज है उस समाज के हर पक्ष के बारे में पूरा चिंतन मिलता है। क्योंकि अगर समाज के अंदर सभी लोग स्वस्थ नहीं होंगे, सभी लोग सुखी नहीं होंगे, तो राष्ट्र कभी सुखी नहीं हो सकता। विकास कभी भी किसी शरीर के किसी एक अंग के मजबूत होने पर शरीर नहीं चलता है, बल्कि सारे अंग जब स्वस्थ होते हैं तब पूरा शरीर हमारा चलता है। तो इसलिए देखने की आवश्यकता नागरिकों की है। तो प्राचीन, क्योंकि एक हम कह सकते हैं दार्शनिक बहुत स्तर पर चिंतन मिलता है, तो ऐसे में उस चिंतन
के आधार पर वर्तमान में मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया ये तो अपने अपने एक आत्मबोध के आधार पर है कि हम कितना सक्रिय होकर के अध्ययन करते हैं और वर्तमान में जो देश की दिशा चल रही है, जैसी भी चल रही है, उसको मूल्यांकन उसका करते हैं और फिर उस आधार पर लोगों को कितना शिक्षित करते हैं और समानता को किस रूप में स्थापित करके अपने देश की उन्नति में कितना सक्रिय सहयोग या हमारी भागीदारी हो सकती है, ये ज्ञान के आधार पर होगा जब सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होंगी। क्योंकि बिना स्पष्टता के एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक प्रेम, उसका दरवाज़ा बंद रहता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।